सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बॉलीवुड को छोटा बच्चा जान के माही वे दिल दे दिया है, क्या किया, और इश्क समुंदर जैसे टाइमलेस सॉन्ग्स दिए हैं। तो जब आप अपना करियर को देखते हैं और कौन सा फेज़ आपको सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग लगता है और क्यों? क्रिएटिव आदमी के लिए क्रिएटिव टाइम हर वक्त ही उसको खूबसूरत लगता है। जैसे किसी भी प्रोफेशनल को अपने जब उसके काम में वो मगन होता है, जिस काम को करते वक्त ही गेट्स लॉस्ट, उसको पता नहीं चलता वक्त कहाँ गया, उससे खूबसूरत कोई काम नहीं आता। तो मेरे लिए एवरी मोमेंट व्हेन आई क्रिएट ना दैट, चाहे मैं आई वाज इन मैंने जब 95 फिल्म्स कर दी थी 11 साल में, तो मुझे सोने उठने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद भी इवन व्हेन आई वाज अवे अ बिट, थोड़ा गैप लेने के लिए, तो उस वक्त भी मैं क्रिएट करता रहता था, गाने फ़ोन में बना के डालता रहता था, लिखता रहता था। तो ये चीज़ होती है इस तरह से। सर वेलकम और वेलकम टू द जंगल की कहानी जो है, और जो सेकंड वेलकम थी उसमें शायद आपने म्यूज़िक दिया था कि नहीं? नहीं, सेकंड में नहीं था। हाँ, तो वेलकम और वेलकम टू द जंगल की बात की जाए तो क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि वेलकम जब आई थी तब का म्यूजिक का टेस्ट अलग था और अब के लोगों के म्यूजिक का टेस्ट अलग रहता है। या थोड़ा साउंड डिज़ाइन चेंज हो जाता है वक्त के साथ, थोड़ा इंटरनेशनल क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अभी वेलकम में मेरा एक गाना आया, बिल्कुल काम सा चिलिंग सा सॉन्ग है, वो मोरे बलम, अभी जस्ट डाला, कल ही डाला, वो एक ही दिन में 30 लाख हो गया। तो उस तरह से एक गाना पूरा नॉस्टैल्जिक एंड फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, दीवाने हैं दिलदार हैं। फिर ऊंचा लंबा कद, तो ऊंचा लंबा कद का साउंड डिज़ाइन भी चेंज करवाया गया। सर एक और चीज़ जानेंगे, एज अ कंपोज़र आप एक कंपोज़र, लिरिसिस्ट और सिंगर तीनों रोल्स में काम कर चुके हैं, तो इन तीनों पहचानों में कौन सी पहचान आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और किस रोल को आप सबसे ज़्यादा मतलब एज एन आर्टिस्टिक फ्रीडम मानते हैं? ये जो फ्रीडम तो सबसे ज़्यादा सिंगिंग का ही होता है, क्योंकि उसके लिए आपको क्रिएशन नहीं करनी है, आप गॉड गिफ्टेड आप होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सिंगर जो होता है वो कुदरत से बनता है, उसके बाद रियाज और मेहनत और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ वो और निखर आता है। लेकिन बेसिक कंठ गला सरस्वती से मिलता है। और कंपोजर भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, हर कोई नहीं कंपोज कर सकता। मैं तो म्यूज़िक सीखा भी नहीं हूँ, फिर भी करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत होती थी लिरिक राइटिंग में। तो लिरिक राइटर्स, एक गाना जैसे होता है ना, एक फ्रेम है मान लो, और फ्रेम इज ऑब्जेक्ट, जब उस पर फोटो लगती है तब सब्जेक्ट आता है। उसी तरह ट्यून, कंपोजिशन एंड म्यूजिक इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट, जैसे ही उसमें लिरिक्स फिट होता है तब वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं तीनों पार्ट्स ही बहुत एंजॉय करता हूँ, बट आई वांट टू वर्क विद ऑल टॉप लिरिसिस्ट नाउ। इतना एक आदमी इतना नहीं कर सकता है। सर एक और चीज़ समझेंगे कि आप दिल्ली में फैमिली ज्वेलरी बिजनेस छोड़कर म्यूज़िक का करियर बनाया है, उस वक्त क्या फैसला कितना चैलेंजिंग था, और आज के स्ट्रगलिंग म्यूजिशियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? देखो क्या होता है, जब वक्त अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा ही होता जाता है। तो आप सब लोग सोचते हैं मैं 95 में आया, आते ही मैं एकदम से मार्केट में छा गया, ना स्ट्रगल किया, ना मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी कोई बॉम्बे में, बट मेरी स्ट्रगल स्टोरी दिल्ली में थी। 1984 से लेके 11 साल तक मैं ऑर्केस्ट्राज में गाता था, दोस्तों को पकड़ पकड़ के सुनाता था, भाग भाग के फिल्में देखता था, फिर फिल्मों में देख के सीखता था कि लोग किन गानों में बैठे रहते हैं, किन गानों में वॉशरूम चले जाते हैं। तो बहुत सारी स्टडी, बहुत सारा स्ट्रगल। फिर जब काफ़ी टाइम में दूसरों के गाने गाता रहता था, तो तब तक मुझे ऐसा भी नहीं पता था कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैंने सोचा था मैं अन्नू मलिक जी के पास जाऊंगा, पप्पी लहरी, इन सब लोगों के पास जाके मैं सिंगिंग के लिए ट्राई करूंगा, वो भी सोच रहा था। लेकिन उस दौर में ना गाना आया था, हवा हवा ए हवा खुशबू, हसन जहांगीरी करके। तो मैंने कहा ये गाना कौन सी फिल्म का, देखता हूँ। फिर बाद में मालूम पड़ा ये फिल्म नहीं है, ये एल्बम है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया एल्बम बनाते हैं एक अपनी। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। मैंने फिर लिखना, गाना, दिल्ली में तो कोई कंपोजर राइटर्स बॉलीवुड के होते नहीं है जो तुम्हें साथ देंगे, तो कच्चा पक्का करते मैं खुद करता रहा। 2 3 4 साल की एकेडमिक एक्सरसाइज की, कितने पेपर फाड़े,
अगर 100 फाड़े तो उसमें से 10 तो रह गए। तो इस तरह से बहुत सारे गाने इकट्ठे हो गए। तो देन फैसला जिद का था मेरी कि बॉम्बे जाऊंगा। फादर से थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा किया, थोड़ा उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो मैंने बोला जाना तो मुझे ज़रूर है, दुकानदारी में आके संभाल लूँगा अगर नहीं कुछ हुआ तो आप मुझे ज़्यादा नहीं, कुछ 5-6 महीने दे दो, 10-15 हज़ार रुपये दे दो। सर मुंबई में ऐसा कौन सा म्यूजिक कंपोजर था या सिंगर था जो इसने आपका हाथ पहले पकड़ा और आपको बोला कि चलो मेरे साथ आ जाओ, या कुछ ऐसा कोई किसी ने हेल्प नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं था बॉम्बे में। मेरा फर्स्ट डे ही मैं बॉम्बे उतरा था तो मेरी पहचान हो गई टीनू आनंद जी से। आई एम आनंद एंड उन कुछ ऐसा कुदरत का करिश्मा था कि कोई मेरे को दोस्त मिल गया, उसने बोला यार मैं तेरे को टीनू आनंद से मिलाता हूँ। तो टीनू आनंद जी उन दिनों में फिल्म बना रहे थे मेजर साहब अमिताभ बच्चन जी के लिए। मैंने उनको गाने सुना दिए, उनको कुछ गाने पसंद आ गए, बाकी तो फिर हिस्ट्री है। फिर उन्होंने एक फिल्म भी दिला दी मुझे, एक बच्चे की, छोटा बच्चा जान के ना कोई, उसमें गाना था। तो समझ ही नहीं आया मैं कब सक्सेसफुल, ऐसा लगा सब कुछ प्लेटर पे पड़ा हुआ था। तो इट वाज, बट वो प्लेटर पे पड़ा हुआ सबको नज़र आया होगा बॉम्बे में, लेकिन 11 साल जो मैंने दिल्ली में काटे वो बॉम्बे में किसी को मालूम नहीं थे। सर आपके गाने सिर्फ हिट नहीं हुए, बाकी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो आपके हिसाब से एक सॉन्ग को चार्ट बस्टर और एवरग्रीन बनाने में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि बड़ी मेहनत से गाना ख़राब मत करो, दिल से निकले जैसा वैसे दो। जो एफर्टलेस क्रिएशन होती है वो एक्सेप्ट भी एफर्टलेस होती है। आमद वाली चीज़ के ऊपर जो पहले आमद नहीं हुई ना, वो बन ही नहीं सकती है। तो मेरा ये कहना है कि दो ही तरह के गाने होते हैं, एक या तो एक दिल पे लगते हैं, दूसरा पाँव पे लगते हैं, या आइदर मेक यू डांस और दे मेक यू रिलैक्स। अब जो रिलैक्सिंग सॉन्ग्स होते हैं इसके लिए आदमी को तन्हाई चाहिए होती है बनाने के लिए। रौनक वाले सॉन्ग्स होते हैं उनमें जैमिंग चाहिए होती है, म्यूजिशियंस गप मारते हैं, सब होता है। तो इस तरह से नेचुरल प्रोसेस से जब गाना बनता है तभी वो हिट होता है। जो बहुत ज़्यादा हम घसीटते रहते हैं वो नहीं हो पाते। सर 90s और अर्ली 2000 के दौरान मेलोडी ड्रिवन म्यूजिक का एक अलग ही दौर था। आज जब म्यूजिक कंजप्शन रील्स और शॉर्ट टर्म कंटेंट के थ्रू हो रहा है, तो आपको लगता है कि म्यूजिक का असूल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि क्या था कि पहले स्ट्रगलर्स का दौर नहीं था, सब सक्सेसफुल थे। जो अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे तो 30 साल तक वही थे, आर.डी. बर्मन साहब थे तो वही थे, तो जो 4-5 सिंगर थे वही थे। लेकिन जैसे सोशल मीडिया आना शुरू हो गया, सबके भाग्य खुल गए, सबके लिए अच्छा हो गया। अपना अपना सबको जितना जिसको आता है वो उसका तो 100% ही है ना। वो थोड़ी चाहेगा कि मैं, अगर कोई दिल से गाता है, वो सोनू निगम की तरह नहीं भी गाता है या अरिजीत की तरह नहीं भी गाता है, लेकिन अगर वो दिल से गाता है तो उसका तो वो 100% ही है। तो अब वो सब लोग अपना अपना कंटेंट डालते हैं, कई चीज़ें दिल पे लग जाती हैं और कई ऐसा बिहेवियर हो जाती है। तो ये तो कोई प्रोसेस है, अभी पार्ट ऑफ लाइफ। सर आपके सॉन्ग्स में इमोशन और सिंप्लिसिटी दोनों नज़र आती है, तो क्या आज के कंपोजर्स कमर्शियल प्रेशर के चलते इमोशनल डेप्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपको लगता है? मुझे लगता है कि जैसे एक ज्वेलरी बनाता है ना, वैसे एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हर गाना एक ज्वेलरी की तरह होता है। वो कितनी शिद्दत से बनाता है। और आज मुझे किसी को रुलाना है अगर गाने के थ्रू, तो अगर मैं खुद नहीं रोया ना बनाते वक्त, तो मैं सामने वाले को नहीं रुला सकता। इफ आई हैव टू मेक समवन डांस, अगर मैं खुद ही दीवाना नहीं हुआ तो मैं सामने वाले को नहीं कर सकता। तो आई थिंक एवरी कंपोजर ट्राइज हिज बेस्ट। सर आपके गाने जो है मेलोडी, डांस नंबर्स और रोमांटिक ट्रैक्स और इमोशनल सॉन्ग्स के जॉनर में काम किया है, तो क्या आज बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटेशन कम हो गया है और ट्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा हो गई, आपको लगता है? एक्सपेरिमेंटेशन तो और ज़्यादा हो गया, उल्टा कम कहाँ हो गया। अभी तो पहले तो होता था कि कहानी के हिसाब से म्यूजिक बनाना है। आज आप सिंगल्स का दौर आ गया है, तो एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होगी, उल्टा अच्छा हो गया, ज़्यादा अच्छा हो गया लोगों के लिए। इससे अच्छा दौर म्यूज़िक की इंडस्ट्री के लिए और सिंगर्स के लिए, राइटर्स, कंपोजर्स के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं आ सकता जहाँ पे वो किसी के मोहताज ही नहीं अपना कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए। तो आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री में रिक्रिएशन और रीमिक्सेस का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपको लगता है कि ओरिजिनल कंपोजिशन को रिक्रिएट करना
एक ट्रिब्यूट है या ओरिजिनलिटी का मतलब कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो जाती है? नहीं, इट्स ट्रिब्यूट हुआ। आई थिंक जब इट इज द वे यू प्रेजेंट इट। आज जैसे धुरंधर में प्रेजेंट हुआ, सारेगामा HMV के गाने थे और उन गानों को रिक्रिएट किया। तो जेंजी ऑल्सो देखो, असली चीज़ें पुराने गानों में मेलोडी तो होती थी। तो वो बहुत खुशकिस्मत है वो कंपोजर शाश्वत सहदेव, जिन्होंने उसको बहुत ही खुशकिस्मत है, उनको बनी बनाई ऐसी मेलोडीज मिली। ये कोई मजाक थोड़ी होता है मेलोडी बनाना ऐसी, जो पहले बना चुके हैं। नुसरत फतेह अली जी हो गए और ये आर डी बर्मन साहब हो गए, वकील अली साहब, जो बनाया है वो उनको मिला, लेकिन उन्होंने जो उसको सजाया तो वो बहुत कमाल था। तो ही ऐसे कंपोजर्स बड़े, मुझे भी कभी ऐसा चांस मिल गया जिसमें मुझे पुराने लेजेंडरी सॉन्ग्स मिले और मुझे कोई उनको थोड़ा चेंज करके थोड़ा अपना क्रिएटिव इनपुट डाल के बनाने का मौका मिलेगा, तो आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी कि गॉड, ये ट्रिब्यूट ही है मैं जो लेजेंड्स को दे रहा हूँ। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम अंताक्षरी कभी खेलते हैं फैमिली में या कुछ, तो हमें सर पुराने गाने ही याद आते हैं सर, पुराने गाने ही हम गाते हैं क्योंकि वो हमारे मेमोरी में, हमारे दिल में बसा हुआ है। पर नए गानों की बात की जाए तो नए गाने इतने ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? यार कमाल का क्वेश्चन पूछा आपने, इतना दिमाग है आपके अंदर, आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये सही बात है। इसका मैं आंसर देता हूँ आपको। पुराने गाने जो होते थे ना, वो कान से जुड़े होते थे। आज जब तक आंख देखती नहीं है तब तक कान सुनता नहीं है। आप कोई गाना ऐसे ही डाल दोगे ऑडियो में, उसकी आज क्या है, जब कुछ देख, लोग स्क्रॉलिंग करते हैं तो स्क्रॉलिंग सुनने के लिए नहीं करते, देखने के लिए करते हैं, और देखते देखते कुछ सुनने लायक लग गया तो रुक जाते हैं। ये दौर हो गया आज। वो दौर ऐसा नहीं था। उस दौर में खेतों में लोग ट्रांजिस्टर लेके, साइकिल पे किसान लोग जाते थे और वो पुराने गाने गाते थे, पुकारता चला हूँ मैं, कि खोया खोया चांद लग जा गले, ये सब। तो वो दौर तो कमाल के कंपोजर्स का दौर इसलिए था कि वो ह्यूमन टच, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, दिल से दिल तक बात होती थी उसमें। है अभी लेकिन इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइज हो गई है, तो ऐसा भी होता है यार, एक गाना व्हाट्सएप पे डेमो बना के भेज दो, ये कर दो, बैठते बहुत कम है, महफिल बहुत कम हो गई। तो महफिल जो निकलता है वो दिल की चीज़ होती है। सर एक और बॉलीवुड में एक और चीज़ मुश्किल हो रही है, प्लेगरिज्म को लेकर म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी डिबेट्स होती रहती हैं। तो आपके हिसाब से इंस्पिरेशन और प्लेगरिज्म के बीच के लाइन ड्रॉ होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। क्या होता है, क्रिएटिविटी ना इतनी हो चुकी है कि उसको रिस्ट्रक्चर तो आप कर सकते हो। नया क्या क्रिएट करोगे अभी आप? अब फोक है तो फोक है, उससे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। पॉप है तो उससे इंस्पिरेशन। तो मेरा कहने का ये मतलब, अब जैसे म्यूजिक में सुर तो साथ ही हैं, सबने वही इस्तेमाल करने हैं। थॉमस एडिसन लाइट बना के चले गए, अब लाइट तो कोई नहीं बना सकता ना। अब उस लाइट में कोई बल्ब शेप चेंज करके बनते रहते हो लाइट कैनॉट बी क्रिएटेड अगेन। वो क्रिएटेड चीज को रिस्ट्रक्चर ही करना पड़ता है। सर आपने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, कोई ऐसा सॉन्ग या प्रोजेक्ट जिसको आप मानते हैं कि उससे उतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई गॉट टू रिकॉग्नाइज विद ऑल माई सॉन्ग्स। आज के म्यूजिक इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन को आप कैसे देखते हैं, और क्या इंडिपेंडेंट स्टार्स बॉलीवुड से ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली। बॉलीवुड में बंदिशें होती हैं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बंदिश नहीं होती है, वो आज़ादी। और बॉलीवुड म्यूजिक में, अब जैसे मैं सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ, मैं गाता हूँ, तो मुझे हर तरह के गाने, फिल्म मेरी मजबूरी है, मैं एक अपना अंदाज नहीं बना पाऊंगा खास। जैसे सोनू निगम का एक अंदाज है, अरिजीत का एक अंदाज है, लेकिन जब एक कंपोजर अलग अलग तरह के गाने बनाता है, गाने गाता है, तो उसका एक अंदाज नहीं होता, वो हजारों अंदाज की चीज़ों में से गुजरता है। तो उसको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अब सब कंपोजर समझ गए हैं इस बात को कि अगर हम सिंगर हैं और कंपोजर भी हैं, तो हम अपना सिंगल्स ही निकालेंगे, और अपना वो स्टॉक जिसमें हमें किसी ने इंस्पायर नहीं किया, जो हमारे अंदर की आत्मा की आवाज़ से निकला है, उसके लिए हम अब अपना अलग ईपी तैयार करेंगे। वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई है सोशल मीडिया आने से, डिजिटल।
सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी म्यूजिक क्रिएशन को रैपिडली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एआई म्यूजिक कंपोज कर सकता है लेकिन इंसानी इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकता? देखो, इंसानी इमोशन को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, है तो सब जानते ही हैं, इसके लिए तो बात करने की जरूरत। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो लोग करते हैं वो छेड़ने के लिए करते हैं, छेड़ने के लिए कि यार मुझे कुछ कोई छेड़ दे। कोई बंदा सामने बैठने, बोला ना लोग बैठते थे तो बातें होती, जब बातें नहीं होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो कुछ भी डाल देंगे, वो उसमें से निकलेगा, वहां से कुछ ना कुछ उनको एक फ्रेज मिल गया, कुछ मिल गया, तो वो महफिल हो गई उनकी एक किस्म से। एआई हैज बिकम अ महफिल फॉर द कंपोजर। मुश्किल हो, वो जो मजे वाला दौर था ना, जब दोस्त बैठते थे 6-6 घंटे 5-5 घंटे हंसते गाते फिल्मों के संगीत बनते थे, वो अलग है। सर आपके गाने अक्सर सिंपल लिरिक्स और स्ट्रॉन्ग मेलोडीज के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड रहते हैं, तो आज के सॉन्ग राइटर्स और कंपोजर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अच्छे गाने और मेलोडी गाने? यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जो आपने कहा, सिंपल क्या मेलोडी, सिंपल लिरिक्स एंड स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। लेकिन उसके लिए क्या होता है, आज एक बहुत बड़ी मुश्किल है सिंगर्स के साथ। सिंगर्स उनके साथ नहीं जो फेमस है, जिनको फेमस होना है उनके साथ ये मुश्किल है। उनके पास गला है लेकिन कला नहीं है। गला है गाने के लिए, कवर्स गाने के लिए, लेकिन गाना नया लिखना, नया कंपोज करना। तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा, सर्च फ्रेंड्स, एक ऑनलाइन अपने एक दूसरे से क्वेश्चन करिए कि यार आप लिखते हो, मैं तो गाता हूँ, वो कोई आ जाता है, मैं कंपोज करता हूँ। तो कई बार 2-3 स्ट्रगलर्स, हसलर्स मिलके एक कमाल का काम कर देते हैं। सर एक और चीज जानना चाहेंगे, 2 लाइन अगर आप खुद गुनगुनाना हो सके। चलो, अभी जो ट्रेंडिंग में है, वी शुड गिव अ ट्रिब्यूट टू वेलकम। एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोहनी वी तू हद। एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोहनी वी तू हद, तीजा रूप तेरा चम चम करदा नी। मैं तेनी तेरे उते मरदानी, ओ, मैं तेनी तेरे उते मरदानी। नैन शक 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 तुझे तक तक तक। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।